गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मज़े में ना। आज हम इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो वे भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा था। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है। तो चलो पढ़ते हैं इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, लेखक है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा शास्त्री जी के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित थे। तो इस इकाई में उन्होंने शास्त्री जी ने अपने जीवन में प्राप्त की हुई सिद्धियां और संघर्ष के बारे में उन्होंने लिखा है। तो चलो सबसे पहले शंकर दयाल शर्मा के बारे में जानकारी ले लें। वे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। आप लोग शायद जानते ही होंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। तो कौन सी पुस्तकें लिखी? देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा, ये पुस्तकें उन्होंने लिखी। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। तो वे किसको ईश्वर मानते थे? कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य कौन से मूल्य समाविष्ट हैं? समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। ये सभी गुण शास्त्री जी में थे और आशा करती हूँ कि ये सभी गुण हम अपने जीवन में भी उतारेंगे। बराबर ना? शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे कि जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं।
शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी वे फल की प्राप्ति के अवसर मिलते तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो शास्त्री जी ने कभी भी अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने अपने कर्म पर विश्वास रखा कि काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। हमारे नसीब में ये है, वो है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बातें व्यर्थ की है। हमें बस काम काम और काम ही करना है। और सामान्यतः इंसान काम करता है किस लिए? फल की प्राप्ति के लिए। पर शास्त्री जी को अगर फल प्राप्ति के अवसर भी मिलते तो वे उन्हें नकार देते थे। वे सिर्फ कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे। जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम, यानी कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत करो। तो यह सिद्धांत शास्त्री जी ने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरह से उतार लिया था। इसलिए लेखक कहते हैं कि उन्हें हम सिर्फ कर्मयोगी ही नहीं पर निष्काम कर्मयोगी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी फल की आशा ही नहीं थी। इसलिए उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, वो उपयुक्त सर्वनाम है। बराबर। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। यानी जो भी काम करते थे उसके प्रति वे समर्पित थे और बहुत ही दिल लगाकर काम करते थे। अपने एक भाषण में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं, आप यदि उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए, है ना। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए, यानी तालमेल होना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति हमें भक्ति रखनी चाहिए, हमें समर्पण करना चाहिए, हमें हमारे कार्य को प्रेम करना चाहिए। तो शास्त्री जी ने यही कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक, मतलब सिर्फ राजनीति ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, तो यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करें, यानी हमारी जिम्मेदारियों को हमें अच्छी तरह से निभानी चाहिए। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास होता था। मतलब उनका व्यक्तित्व सिर्फ विचारों में ही नहीं था, पर दिखने में भी हम लोग उनको देखकर ही समझ जाते थे कि यह बहुत ही सादगीपूर्ण व्यक्ति है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ भी कहते थे वही करते थे। समन्वय यानी मेल। वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे, यानी कोई भी काम करते थे उसमें उनका निजी स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं था। जो भी कार्य करते थे वो राष्ट्र के लिए ही करते थे, राष्ट्र के हित के लिए ही करते थे। मुझे लगता है
कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। मतलब आकांक्षा यानी इच्छा, अपेक्षा। अगर कोई नेता है तो उससे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी होती है, अपेक्षाएं जुड़ी होती है, तो वो सभी इच्छाएं अपेक्षाएं शास्त्री जी ने पूर्ण की। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। यानी उनमें कोई भी अभिमान नहीं आया, गर्व नहीं आया। उन्होंने अपना जीवन सादगी से पूर्ण ही रखा, क्योंकि वे मिट्टी से जुड़े हुए थे। वे एकदम सामान्य परिवार में ही जन्मे थे, पर उनको जब सिद्धियां प्राप्त हुई तो उन्होंने उसके लिए गर्व महसूस नहीं किया। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्र यानी जो नम्रता रखते हैं, जिनमें विनम्रता है, वही सृष्टि के असली वारिस हैं। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि शास्त्री जी कौन से मंडल के जीवन भर सदस्य रहे, तो आप क्या उत्तर दोगे? लोक सेवा मंडल के। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार, तो उनके काम के लिए अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। वहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी तीव्र इच्छा। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी थी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी?
3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। मतलब उन्होंने बस लोक सेवा के लिए बहुत कार्य किए हैं। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। यानी वे एक सामान्य परिवार से जुड़े हुए थे, इसलिए वे सामान्य इंसानों की तकलीफ़ों को समझते थे, तो उन्होंने उनके उद्धार के लिए ये सब कार्य किए। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। जब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया में अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए, यानी कि चुने गए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। समापन यानी अंत। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यानी इंदिरा गांधी ने भी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। मतलब आप जितना भी विनम्र बनो उतने ही लोकप्रिय बनोगे। शास्त्री जी ने कभी भी गर्व नहीं किया, उनमें कभी भी बड़प्पन की भावना नहीं आई। उन्होंने सदैव अपने आप को जनता का सेवक माना, इसलिए वे लोगों के बहुत ही प्रिय बन गए थे। इस लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन
नहीं था। मतलब उन्हें क्या करना है वो उनको स्पष्ट रूप से पता था। धुंधलापन यानी अस्पष्टता, उसमें कोई अस्पष्टता नहीं थी। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह यानी प्राधान्य। मतलब अगर वे कोई महत्वपूर्ण पद पर थे तो वे अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते थे, पर उन्होंने अधिकारों का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा कर्तव्य को ही प्राधान्य दिया। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 सितंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। वह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। यानी अगर हम सब अधिकारों को भोगना चाहते हैं तो उससे पहले हमें याद रखना है कि हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले यह सोचकर हमें हमारे कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी हमें अनुशासन में रहना चाहिए। हमें हमारी स्वेच्छा से, हमारी मर्जी से कुछ नियमों को बनाना चाहिए, है ना? अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। यानी अभी हम लोगों को यह बात को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम में अनुशासन नहीं रहा है। इसलिए शब्द के अर्थ: दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त, समर्पण यानी सौंपना, अर्पित करना, समन्वय यानी संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ, अंतर्गत, आस्था यानी श्रद्धा, विश्वास, विरासत यानी उत्तराधिकार, वारसो, गुजराती में वारसो कहते हैं, आह्वान यानी ललकार, चुनौती, उन्मूलन यानी जड़ मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त यानी दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ, दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। जब वो लोग डिग्री देते हैं तो उसे हिंदी में हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। तो बच्चों, यह पाठ हमें बहुत ही अच्छी और गहरी सीख देता है। तो इस पाठ को वापस आप पढ़ो और समझने का प्रयास करो, साथ ही उसे अपने जीवन में उतारो। ठीक है ना? गुड डे।